Hey, good evening class. Welcome to Kapil Commerce Classes. Myself C. शुभम शर्मा. हम डायरेक्ट टेक्स्ट का रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं आज और मैं कुछ आपको समरी नोट्स देने वाली हूँ जो नोट्स आपके एग्ज़ाम टाइम में बहुत यूजफुल रहने वाले हैं फॉर द क्विक रिवीजन. ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट से. सबसे पहले समझने की बात ये है कि टैक्स होता क्या है. डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के पास में तो हम बाद में चलेंगे. सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स क्या होता है. टैक्स जो है वो है एक कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने कंपल्सरी जो फाइनेंशियल चार्ज इम्पोज किया है उसे हम टैक्स कहते हैं. ये कंपल्सरी इन द नेचर होना चाहिए और अंडर एनी लॉ होना चाहिए. अगर ये अंडर एनी लॉ नहीं है तो फिर हम हफ्ता वसूली को भी टैक्स का नाम दे सकते हैं. लेकिन हफ्ता वसूली का वो आप टैक्स का नाम इसलिए नहीं देते हैं बिकॉज वो अंडर एनी लॉ नहीं है, एनी लॉ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट. जब किसी फाइनेंशियल चार्ज को गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ इम्पोज करती है और उसका कंपल्सरी उसको लेवी करती है तभी वो हमारा टैक्स की कैटेगरी में आता है. इसके बाद बात आती है कि टैक्स की कैटेगरी दो पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स एंड सेकंड है आपका इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में फ़र्क क्या है ये समझते समझते आज हम इंडर तक आकर बैठ चुके हैं. डायरेक्ट टैक्स जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो टैक्स पेयर होता है उसका सीधा सीधा संबंध होता है गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करने से. मतलब कि सीधा टैक्स पेयर की जेब से पैसा निकलता है और वो पैसा जाता है गवर्नमेंट के पास पे. ओके. इनडायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो बंदा टैक्स का पेमेंट कर रहा है, जो टैक्स पेयर है वो बंदा अलग होता है और जो बंदा टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को जमा करवा रहा है वो बंदा अलग होता है. मीन्स जिसके ऊपर टैक्स पेमेंट का बर्डन आ रहा है वो एक डिफरेंट पर्सन है और जो गवर्नमेंट के पास में जाके टैक्स डिपॉजिट करवा रहा है वो एक डिफरेंट पर्सन है. गवर्नमेंट के पास में टैक्स पहुंच तो रहा है लेकिन वो इनडायरेक्टली पहुंच रहा है किसी एक डिफरेंट बंदे के बिहाफ पर. किसी और बंदा गवर्नमेंट के पास में टैक्स को पहुंचा रहा है. डायरेक्ट टैक्स में सीधा टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में लिंक होता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर आपका जो टैक्स पेयर होता है जिसकी जेब पर टैक्स के पेमेंट का बर्डन आता है वो अलग बंदा होता है. उसका गवर्नमेंट के साथ कोई सीधा संबंध नहीं होता है और जो टैक्स का पेमेंट कर रहा होता है वो बर्तन वाले बंदे से टैक्स वसूल करता है और उसी गवर्नमेंट के पास में डिपॉजिट करवाता है. इसीलिए इसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन कहते हैं. हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे डायरेक्ट टैक्स के दो मेजर एक्ट है. फर्स्ट है इनकम टैक्स एंड सेकंड है ब्लैक मनी टैक्स. और इनडायरेक्ट टैक्सेशन के भी दो ही है मेन टैक्सेशन, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी. ठीक है. पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे बहुत सारे हुआ करते थे. अराउंड 36-37 टैक्सेस को रिप्लेस करके हमने एक जीएसटी को बनाया है. तो अब हमें जीएसटी और कस्टम ड्यूटी ये हमारे दो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के डिपार्टमेंट आते हैं और डायरेक्ट टैक्सेशन में इनकम टैक्स और ब्लैक मनी टैक्स आता है. फिलहाल के लिए हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात करेंगे क्योंकि हमारी करिकुलम में सिर्फ यही आता है. ठीक है. यहाँ छोटी सी एक टैक्स की डेफिनेशन दी हुई है जिसे आप खुद समझेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेस. अब बात आती है कि टैक्स में क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए कि कोई भी अमाउंट टैक्स कहलाए उसके लिए उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी होनी चाहिए. किसी पर्टिकुलर बंदे के कैरेक्टर के ऊपर हम किसी एक पर्टिकुलर बंदे के कैरेक्टर को हम जैसे डिसाइड करते हैं वैसे ही यहाँ पे टैक्स के भी कैरेक्टर को डिसाइड किया गया है. टैक्स इज़ कंपल्सरी नॉट वॉलंटरी. मीन्स टैक्स जो है वो कंपल्सरी इवेजन ऑफ मनी है. मतलब ज़बरदस्ती है, आपको देना ही है. ऐसा नहीं है कि मिस्टर एक्स टैक्स दे रहा है ठीक है दे रहा है, मिस्टर वाई नहीं दे रहा है नहीं दे रहा. अगर टैक्स इम्पोज हुआ है तो उस कैटेगरी के हर बंदे को टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा, वो कंपल्सरी है. टैक्स इज़ अ कंट्रीब्यूशन. ऐसा नहीं है कि टैक्स आप दान में दे रहे, कोई डोनेशन नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स योर नेशन. ठीक है. आपके नेशन के डेवलपमेंट के लिए
गवर्नमेंट आपसे टैक्स का वसूली करती। टैक्स इज़ फॉर पब्लिक बेनिफिट। जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि नेशन के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूली करती है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए टैक्स दिया जाता है। जो जितना कमा रहा है उससे उतना टैक्स दिया जाएगा और उस टैक्स के पेमेंट को यूज़ करके पब्लिक को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाएगी। वी कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़, हाउसिंग फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। टैक्स इज़ पेड आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर। देखिए ज़रा ध्यान से, आउट ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर ने जो कमाया है उसी में से वो टैक्स का पेमेंट करता है। गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेवी द टैक्स। गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो टैक्स क्या कर सकती है, इम्पोज कर सकती है, लेवी कर सकती है, कलेक्शन कर सकती है। टैक्स इज़ नॉट द कॉस्ट ऑफ द बेनिफिट। टैक्स कोई कॉस्ट ऑफ बेनिफिट नहीं है। टैक्स इज़ फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक वेलफेयर। ओके, चलिए इसके बाद हम पढ़ लिए हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैक्स। टैक्स को लाने के उद्देश्य क्या है, क्यों टैक्स को लाया गया, क्यों गवर्नमेंट के दिमाग में ये ख्याल आया कि मुझे जनता से पैसा लेना चाहिए। जैसा कि अभी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए मेनली टैक्स का कनेक्शन किया जाता है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, उन सभी काम को करने के लिए खर्चा तो लगता है। वो खर्चा जहाँ हो रहा है उस खर्चे को कॉम्पनसेट करने के लिए इनकम सोर्स भी चाहिए। तो इनकम सोर्स हमारा क्या है, हमारा मीन्स गवर्नमेंट का क्या है, टैक्स का कनेक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, सोशल वेलफेयर, सेफ्टी ऑफ सोसाइटी फ्रॉम बैड एंड इंजीरियस कस्टम्स, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेस, इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, ये छोटे छोटे से तुम्हारे 2 टॉपिक थे जो कि आपको क्विकली रिवाइज करने हैं बिफोर द एग्ज़ाम। ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें है नहीं, बट इंट्रोडक्शन का पार्ट है तो हमें पढ़ना ज़रूर है, छोड़ के हमें कुछ नहीं जाना है। ये समरी नोट्स आपको यही बताएंगे कि हमने पूरा कोर्स कवर किया है, चाहे समरी में ही क्यों ना की। ओके, आपने अभी तक इन डेप्थ सब कुछ पढ़ लिया है, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। हमारी एक एक चैप्टर की बहुत लंबी लंबी क्लासेस हुई है, हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बहुत सॉल्व किए हैं। अब जो हमारे पास टाइम है वो बहुत लिमिटेड है, हम क्वेश्चंस भी बहुत लिमिटेड कर सकते हैं और थ्योरी भी बहुत लिमिटेड ही पढ़ सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ टैक्सेशन के बारे में आपको बताया है, जो मैं ऑलरेडी ऊपर आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक्साइज ड्यूटी कुछ प्रोडक्ट्स पे अभी लगती है, बाकी ख़त्म हो चुकी है। कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, वैट अभी कुछ प्रोडक्ट्स पे लगता है, बाकी ख़त्म हो चुका है। जीएसटी हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, यहाँ पर इनके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस दिए हुए हैं दोनों के। ये आपको जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज़ आपको एक बार के लिए पढ़ लेना है। हम आते हैं अब वाई इनकम टैक्स इज़ डायरेक्ट टैक्स। ओ, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टैक्स पेयर कौन है, असेसी है। टैक्स का पेमेंट किसे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को। मैडम कैसी बात कह दी आपने, CBDT नाम तो सुना ही होगा। ओहो मैडम, इसका नाम नहीं सुना तो किसका नाम सुना, ये तो हमारा डेंजर जोन है, राइट। CBDT मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो कि क्या करता है, टैक्स की वसूली का काम करता है। किसके बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पर। किसके अंडर काम करता है मैडम, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है। ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिन्हें हम असेसिंग ऑफिसर्स के नाम से भी बुलाते हैं, राइट। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिसर्स जिन्हें हम असेसिंग ऑफिसर्स के नाम से भी बुलाते हैं, और बहुत सारी अलग अलग रैंक के ऑफिसर्स वहाँ पर होते हैं। बट जो हमसे डायरेक्ट डील करते हैं वो होते हैं असेसिंग ऑफिसर्स। तो जो टैक्स पेयर है ये क्या करता है, सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करता है। इसीलिए इस इनकम टैक्स को हमने डाला है किसमें, डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में, राइट। डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में इसीलिए हमने इसे टापा है क्योंकि ये हमारे डायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन में परफेक्टली फिट हो रहा है। अब देखिए ज़रा सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉस। अब हमने बात जब इनकम टैक्स की शुरू कर ही दी है तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो हम कहाँ कहाँ से सोर्सेज निकालेंगे, उनके जो भी क्वेरीज है उसे रिजॉल्व करने के लिए हम कहाँ कहाँ से लॉज लेकर आएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962। इनकम टैक्स एक्ट हमारा बेस है। इनकम टैक्स रूल्स उसको डिफाइन करने के लिए 1962 में कुछ रूल्स लेकर आए। उसके बाद में बहुत सारे सर्कुलर्स आते हैं जो कि इनको क्लेरिफिकेशन देते, राइट। कुछ जुडिशियल डिसीजंस आते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास में केसेस पहुंचते हैं जहां पर इनकम टैक्स एक्ट के कुछ सेक्शंस कॉन्ट्री कर रहे होते हैं, कुछ रूल्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। उनका सोल्यूशन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हमें सुनाते हैं। तो ऑनरेबल जजेस के वो डिसीजंस हमारे लिए क्या बन जाते हैं, एक्ट की तरह ही बन जाते हैं। एनुअल फाइनेंस एक्ट आपको तो पता ही होगा, निर्मला सीतारमण जी हमेशा 1 फरवरी को एक लाल पोथी लेकर पहुंचती है और उस पोथी पर अप्रूवल मिलती है प्रेसिडेंट की और वो बन जाती है हमारा क्या, फाइनेंस एक्ट। लेकिन प्रेसिडेंट के पास पहुंचने से पहले वो पहुंचती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस उसे अप्रूव करवाते हैं। उसके बाद वो पहुंचती है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट के पास पहुंचने के बाद उनकी अप्रूवल लगने के बाद वो बन जाता है हमारा फाइनेंस एक्ट। उससे पहले वो रहता है हमारा फाइनेंस बिल। निर्मला सीतारमण जी पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल को लेकर पहुंचती है, राइट। और जैसे ही वो फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट बनता है, वैसे ही हमारे लिए परेशानी और खड़ी हो जाती है, क्योंकि हमें और क्या पढ़ने पड़ते हैं, लेटेस्ट अमेंडमेंट्स एंड जो भी चेंजेस हुए हैं वो हमें दोबारा से पढ़ने पड़ते हैं, राइट। चलिए एक छोटी सी हिस्ट्री यहाँ पर दी हुई है। उससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा समझेंगे, ज़्यादा डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, रिवीजन कैसा होना चाहिए, क्विक फटाफट से ख़त्म होना चाहिए, शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में इन 3 लिस्टों का जिक्र किया गया है। फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट एंड थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट, राइट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर कोई भी रूल बनाने की जो पावर होती है वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट वो होती है जिसमें जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उन पर रूल और रेगुलेशंस बनाने की पावर होती है एक स्टेट गवर्नमेंट के पास। एंड कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट होती है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आपस में मिलजुल कर क्या बना सकती है, रूल्स बना सकती है, राइट। अब देखिए ज़रा हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है, अभी भाई हमें तो सिर्फ उसी से मतलब है और किसी से मतलब नहीं। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हमारे यूनियन लिस्ट का होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उससे डील करती है। एंट्री नंबर 82 टैक्स ऑन इनकम। लेकिन ज़रा ध्यान रखिए, इस इनकम में मैं खेती बाड़ी को शामिल नहीं करती हूँ। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी सारी इनकम मेरी एंट्री नंबर 82 में कवर होती है। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो इनकम टैक्स के ऊपर रूल्स बनाने की पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर का, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इस पावर का ही यूज़ करके लाया गया है, जो कि 1 अप्रैल 1962 से होल इंडिया में एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है। अब देखिए ज़रा, हमने यहाँ से एग्रीकल्चर इनकम को बाहर कर दिया तो कहीं तो जाके बेचारी एग्रीकल्चर इनकम भी कोई तो पकड़ेगा। तो स्टेट लिस्ट के एंट्री नंबर 46 ने आपकी एग्रीकल्चर इनकम को कैच आउट किया। एंड अब एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनको बनाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास में। एंड ये स्टेट लिस्ट का मुद्दा है एंट्री नंबर 46। ऑलराइट, चलिए ये जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम यहाँ थोड़ी हिस्ट्री में बात कर लेते हैं। यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 मैंने आपको बताया, जो कि पावर देती है पार्लियामेंट को क्या करने के लिए, इनकम के ऊपर टैक्स इम्पोज करने के लिए अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, राइट। टैक्स डेफिनेशन, लिविट ऑन द टोटल इनकम। देखिए ज़रा क्या बात हो रही है, टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाएगा ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। इसके लिए हमें पर्सन की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन पढ़नी। प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन मैं पढ़ूंगी, पर्सन की डेफिनेशन के लिए प्लीज़ रेफर करिएगा मेरी क्लास को, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम डेफिनेशन एक एक पॉइंट की डेफिनेशन समझ के चलें। अभी हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं।
प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, ये दो मेन ईयर्स है जो मैं पूरी क्लास के दौरान सबसे ज़्यादा आपसे इन दो के बारे में बात करूँगी। सबसे पहले देखिए, असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में बैठकर हम प्रीवियस ईयर की इनकम को असेस कर रहे होते हैं। ओहो मैडम, क्या कह दिया आपने? कहा मैडम ने ये कि असेसमेंट ईयर मीन्स जिस ईयर में इनकम को असेस किया जा रहा है, जिस ईयर में हम ये देख रहे हैं, ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारी इनकम कितनी है। एंड प्रीवियस ईयर मीन्स जिस ईयर की इनकम असेस की जा रही है। देखिए ज़रा ध्यान से, फाइनेंशियल ईयर एक बार और हमको समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू होता है 1 अप्रैल टू एंड होता है 31 मार्च एवरी ईयर। राइट, इसमें किसी को डाउट नहीं है। इस फाइनेंशियल ईयर की जो इनकम होती है, इस कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर में मैंने जो भी इनकम अर्न की है उसे मैं असेस करती हूँ इस मार्च के एंड होने के बाद जो अप्रैल शुरू होगा उससे लेकर मार्च तक। ये मेरा कहलाता है असेसमेंट ईयर, जिसमें मैं इस फाइनेंशियल ईयर की इनकम असेस करूँगी। सॉरी, और जिस फाइनेंशियल ईयर की इनकम असेस करूँगी उसे कहूँगी प्रीवियस ईयर। ऑलराइट, ठीक है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपको मैं समझा चुकी हूँ। इनकम टैक्स रेट्स, ओहो मैडम, यही तो सबसे बड़ा लफड़ा है। हर साल हमें इस समस्या के साथ जूझना पड़ता है, क्योंकि जब फाइनेंस एक्ट आएगा तब आपकी इनकम टैक्स की रेट्स ऊपर नीचे दाएं बाएं ज़रूर हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स की रेट्स हम कहाँ से लेते हैं? हमारे फाइनेंस एक्ट से। ठीक है, एक्सेप्शन टू 12 मंथ प्रीवियस ईयर रूल। ओ, ये अभी हमने बात करी कि ये 12 महीने का पीरियड क्या होता है मेरा प्रीवियस ईयर, लेकिन रुको ज़रा, इसका कुछ एक्सेप्शन भी एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा? देखिए ज़रा, मान लेते हैं कि मैंने कोई नया बिजनेस सेटअप ही मैंने दिसंबर में किया। अब मैंने बिजनेस दिसंबर में सेटअप किया तो मेरा जो प्रीवियस ईयर होगा वो अप्रैल से कैसे शुरू हो सकता है? वो भी कहाँ से शुरू होगा? दिसंबर से लेके मार्च मेरा प्रीवियस ईयर कहलाएगा फॉर द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर। ऑलराइट, ठीक है, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको एक। मान लीजिए 1 अप्रैल 2024 1 दिसंबर 2024 को मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो प्रीवियस ईयर होगा 1 दिसंबर टू 31 मार्च 2025। ऑलराइट, ये मेरा क्या होगा? प्रीवियस ईयर, जो कि 12 महीने से भी कम का होगा। राइट, और इस प्रीवियस ईयर के लिए मेरा असेसमेंट ईयर कौन सा होगा? 1 अप्रैल टू 31 मार्च 26-25। ओके, गॉट इट? चाहिए। अब बात करते हैं एसएससी की डेफिनेशन की। ये भी देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब बहुत ज़्यादा ये टर्म यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। पर्सन लाइबल टू पे टैक्स और एनी अदर सम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। कोई भी बंदा जो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स या किसी और अमाउंट को पे करने के लिए लायबल है, वो असेसिंग है। इस असेसी के डेफिनेशन में वो बंदा भी शामिल है जिस पे कोई प्रोसीडिंग चल रही है या जिसे डीम्ड असेसी माना गया है। डीम्ड असेसी कौन होता है? जाइए चैप्टर में वापस से। ऑल्सो इंक्लूड दोज डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट। जो डिफॉल्ट में है वो भी एसएससी की कैटेगरी पे तो आने वाली है। राइट, Circular number 18/2016 consider a person born on April 1st to have attained a particular age on March 31st. Right? Special age category, senior citizen, very senior citizen, ये सब आप यहाँ पर देख सकते। चले आगे हम अब हम बात करके चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की। ऊपर जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। सिर्फ हमने ये देखा कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है,
इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। अब हम चलते हैं हमारे मेन कोर्स के पार्ट की तरफ, ठीक है। आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको पसंद आता है तो। चलिए अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी हमारी रेट्स की। ये रेट्स जैसे कि अभी हमने पहले भी बात की है कि फिनेंस एक्ट के आते ही हमारी चेंज होती है, राइट। एवरी ईयर जब भी फिनेंस एक्ट आता है हमारी रेट ऑफ इनकम टैक्स चेंज होती है। ज़रूरी नहीं है सभी हो, पर कहीं कहीं कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये रेट जो है ये हमारी एप्लीकेबल होती है एज अ फिनेंस एक्ट, राइट। तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। असेसमेंट ईयर 24-25 है तो प्रीवियस ईयर कौन सा होगा? 23-24, ठीक है। श्योर। सबसे पहले मैं कैटेगरी 1 की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई एजीपी के लिए, ठीक है। एजीपी मीन्स आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, बीओआई मीन्स बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, AOP means association of persons, HUF means Hindu undivided family and individuals are individuals, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं individuals other than a resident individual of age of 60 years or more, and same rates are also applicable for HUF, AOP, BOI, artificial judicial person, means these rates are applicable to non-resident senior citizens and non-resident very senior citizens as well. ठीक है, मतलब कि बेसिकली समझिए केवल रेसिडेंट सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स को साइड कर दीजिए, बाकी सबके ऊपर यही रेट एप्लीकेबल होगी है। बात समझ में आई? इंडिविजुअल्स में सब इंक्लूड हो रहे हैं, NRI भी इसी में इंक्लूडेड है। NRI कौन होता है, RI कौन होता है, ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस जरूर करेंगे। डिवीजन में भी हमको चैप्टर जरूर पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे पर पढ़ेंगे ज़रूर। चलिए, अगर आपकी टोटल इनकम है 2.5 लाख तो आपका इनकम टैक्स कितना बनता है मैडम? 0। 2.5 देखिए मैं फटाफट करवाऊंगी, इसे ज़्यादा नहीं खींचेंगे इसको, क्योंकि हम ये सब रिवीजन के तौर पे कर रहे हैं, ज़्यादा समझने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है नहीं। 2.5 से लेकर 5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो 5% से आपको टैक्स देना है। जो अमाउंट 2.5 के ऊपर है केवल उस अमाउंट पे आपको टैक्स देना है, राइट। अगर आपकी इनकम 5 लाख को क्रॉस करती है और 10 लाख तक है तो 5 लाख तक तो आपको 5% देना है, ठीक है। 2.5 लाख पे 5% देना है, और 5 लाख के ऊपर जितनी भी इनकम है आपकी 10 लाख से नीचे तक, उसके ऊपर आपको 20% से टैक्स देना है। 10 लाख के ऊपर जो भी आपकी इनकम जाती है उस पर 30%। तो आपकी स्लैब रेट क्या हो गई साहब? 2.5 तक मुझे कुछ नहीं देना है, नेक्स्ट 2.5 पर मुझे 5% देना है, नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर मुझे 20% देना है, और उसके बाद 10 लाख से जितना भी ज़्यादा है उसके ऊपर मुझे 30% देना है, राइट। चल अब बात करते हैं रेसिडेंट सीनियर सिटीजन। देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा, यहाँ R मीन्स है रेसिडेंट, NRI सीनियर सिटीजन है तो उसके ऊपर यही एप्लीकेबल होगा। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो उसके ऊपर हमारी ये वाली स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी, जहाँ पर ये 2.5 की लिमिट क्या हो जाएगी? 3 लाख की हो जाएगी। 3 लाख तक आपको टैक्स देना नहीं है, नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर आपको 5% देना है, फिर आपकी स्लैब रेट वैसी ही चलेगी जैसे आगे चल रही थी। 5 लाख के ऊपर 20%, 10 लाख के ऊपर 30%, राइट। तो अब बात करते हैं वेरी सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो 60 प्लस होके। वेरी सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? जो 80 प्लस होते हैं, राइट। सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए सेम आपकी टैक्स लेवल 3 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना है, 3 से 5 पे 5% देना है, 5 से 10 पे आपको 20% देना है, एंड 10 से ऊपर आपको देना है 30%।
राइट। चलिए, ओहो, अब देखिए ये एक नया सेक्शन हमारे टैक्स लैब में इंक्लूड किया गया था अभी लेटेस्ट 2-3 साल पहले, ठीक है। ये जो नया सेक्शन है ये आपसे कहता है कि आपके पास में ऑप्शन है, दो ऑप्शन है आपके पास। एक है कि आप ओल्ड स्कीम में टैक्स का पेमेंट कर लें और एक है कि आप न्यू स्कीम में टैक्स का पेमेंट कर ले, ओल्ड टैक्स रिजाइम फॉलो कर ले या न्यू टैक्स रिजाइम फॉलो कर लिया, राइट। आप देखिए जो सेक्शन 115 BAC है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज अ डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, बाय, दिस इज अ डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम मीन्स अगर आपने कोई ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली ये मानेगा कि आपने 115 BAC को ही अडॉप्ट किया है, मीन्स न्यू टैक्स रिजाइन ही आप फॉलो करना चाहते हैं। समझ में आई बात। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजाइन फॉलो करना है तो आपको पहले वो ऑप्शन अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से टैक्स का असेसमेंट कर सकता है। आगे बात समझ में। चलिए अब देखिए मेरी बात समझिए, दोनों टैक्स रिजाइन में बहुत फ़र्क है जो हम चैप्टर वाइज समझते जाएंगे। अभी एक साथ समझाऊंगी तो वो सिर के ऊपर से जाने कर है। बहुत सारे ऐसे डिडक्शंस है जो मुझे न्यू टैक्स स्कीम में नहीं मिलने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे डिडक्शन है जो केवल ओल्ड में ही मिलने वाले हैं, राइट। तो अभी तक ये स्कीम आपके लिए ऑप्शनल है कि आप चाहे तो न्यू अडॉप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप ओल्ड अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी बात ज़रा ध्यान से समझिए, ये मुझे आगे बताना था लेकिन मैं आपको अभी ही बता रही हूँ कि अगर आप ड्यू डेट तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं रह जाता है कि आप ओल्ड टैक्स रिजाइन फॉलो कर लो। आपको फिर न्यू टैक्स रिजाइन में ही अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी पड़ेगी। आगे के बाद समझ में, आपके पास ऑप्शन ऑप्ट करने का जो टाइम पीरियड है वो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले तक ही है, ठीक है। चलिए ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। हमारी ओल्ड टैक्स स्कीम में बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट क्या थी? बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मतलब जहाँ तक मुझे टैक्स का पेमेंट नहीं करना, मैं निश्चित होकर सोऊंगी कि भैया मेरे को कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला नहीं जगा सकता। 2.5 लाख। न्यू जो 115 BAC है, न्यू टैक्स रिजाइव है, उसमें जो बेसिक टैक्स एग्जैम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख की जगह है 3 लाख। अरे वाह मैम, ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है। फिर हम नई के साथ क्यों नहीं जा सकते? क्यों हम नई सोच को नहीं अपना सकते? क्योंकि नई सोच को अपनाने के साथ साथ अगर आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मिल रहे हैं तो उनके साथ कुछ नेगेटिविटी भी चलकर आने वाली है। जैसे कि आपके बहुत सारे डिडक्शंस 115 BAC ख़त्म कर देता है, राइट। 3 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको इस पर टैक्स नहीं देना। उसके बाद 3 लाख से 6 लाख तक की इनकम पे सिर्फ 5% टैक्स देना है, वहाँ पे 5 लाख तक की इनकम पे ही 5%, राइट। 6 से 9 पे 10%, वहाँ 10% का कैटेगरी नहीं है, वहाँ क्या है, सीधा 20% 5 से 10 के, राइट। 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20% और 15 को क्रॉस करोगे 30%। वहाँ ओल्ड में क्या था देखो ज़रा, मैं आपको एक कंपैरिजन करवा देती हूँ। 2.5 लाख तक तो निर था, 2.5 से 5 तक आपको देना था 5%। फिर आप कैटेगरी में आते थे 5 से 10 पे आपको देना था 20%। फिर आपको 10 के ऊपर ही देना है 30%। तो कौन सी फायदेमंद हुई? अरे मैडम देखने में तो यही अच्छी लग रही है, नया हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन नए के साथ में हमारे साथ में कुछ एक परेशानी ये आ गई कि कुछ रिडक्शंस हमें अलाउड नहीं किए गए हैं इसमें। देखिए मैंने नोट पे लिखा है, द अबव ऑप्शन ऑफ रेट इज सब्जेक्ट टू वेरियस conditions which can be discussed only after you have studied with the major part of income tax, right? चल
इन केस ऑफ सेक्शन 115BAC, अब देखिए सेक्शन 115BAC के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजाइम में भी बात करके चलूँगी कि यहाँ पर भी हमारे पास में एक अंडर सेक्शन 89 रिलीफ थी, जो कि ये कहती थी कि आपकी अगर इनकम, देखिए ज़रा, अगर आपकी इनकम केवल और केवल 5 लाख तक है तो आप 12,500 और जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बच रही है उसका क्या ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी लोअर है उसका क्या ले सकते हैं, रिबेट ले सकते। ऐसी ही रिबेट अंडर सेक्शन 115BAC भी आपको प्रोवाइड करवाता है। वहाँ 5 लाख लिमिट थी, यहाँ इन्होंने लिमिट दी 7 लाख। हर चीज़ तुमको ज़्यादा दी है क्योंकि इन्होंने तुमसे डिडक्शन छीन ली है भाई। डिडक्शंस बहुत सारे छीन लिए, चैप्टर वाइज समझ में आएंगे कौन कौन से लेगी। 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, मान लो आपकी 3 लाख की इनकम है तो इसके ऊपर जो भी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, 3 में तो एग्जाम दिए, 6 लाख माप लो, जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उस टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट और रहेगी 5,000, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट ही जाएगी। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक मार्जिनल रिलीफ का और कॉन्सेप्ट है डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजाइम पे। अगर आपकी इनकम जो है वो 7 लाख को क्रॉस करती है तो आपको एक मार्जिनल रिलीफ और मिलेगा। वो क्या मिलेगा कि आपकी जो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है और 7 लाख के ऊपर आपका जो टैक्स बनता, देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा, आपके जो टोटल इनकम के ऊपर टैक्स बन रहा है, मान लीजिए आपकी मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ सिर्फ, ठीक है, इसे सीरियस मत लीजिएगा कि कैलकुलेशन वाइज आप इसे सीरियस ले लीजिए। 7,50,000 की मान लीजिए आपकी इनकम है और इसके ऊपर जो आपका टैक्स लाइबिलिटी बन रही है, मैं रैंडम टैक्स लाइबिलिटी बता रही हूँ, कैलकुलेशन पार्ट मत देखिएगा, वो बनती है मान लीजिए 54,000। और अगर आपके इनकम होती 7 लाख की, अगर आपकी इनकम होती 7 लाख की तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती 50,000। ठीक है। और यहाँ पे आपकी मान लीजिए टैक्स लाइबिलिटी बन रही है 64,000। ठीक है। तो देखिए आपकी इनकम के अंदर आपका इनकम में इंक्रीमेंट कितना हुआ, 50,000 का, और टैक्स में इंक्रीमेंट कितना हो गया, 40,000 का। तो ये चलेगा, यहाँ आपकी मार्जिनल रिलीफ काम नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इस इनकम के 50,000 के इंक्रीमेंट की वजह से अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी में 50,000 से ज़्यादा का डिफरेंस आता है, तो जितना ज़्यादा का डिफरेंस आएगा उसकी रिबेट मिल जाएगी। मैडम बात ही समझ में नहीं है, ये आपने क्या किया। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई सिर्फ 50,000, राइट, लेकिन आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो मान लीजिए बढ़ गई है 64,000 से, बढ़ गई है। अगर 7 लाख की इनकम होती तो टैक्स लायबिलिटी कम होती, और 750 की हो गई तो 64,000 से बढ़ गई, तो 50,000 की इनकम की वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी 64,000 से बढ़ गई, तो डिफरेंस के 14,000 का आप रिबेट। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक बार समझाती हूँ, देखिए ज़रा। अगर मान लेते हैं हमारी जो इनकम है वो है 7 लाख, टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 लाख के ऊपर कितना, 0, यहाँ आ जाइए आप। 2 एग्जाम्पल लेंगे, एक लेते हैं हमारी इनकम है 7 लाख और हमारी इनकम है 7,35,000। अब देखिए सर, 7 लाख के ऊपर सबसे पहले मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करूंगी। 3 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं,
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, तो 7 लाख की जो हमारी इनकम है उसमें फर्स्ट 3 लाख पे मेरा टैक्स बनेगा 0, ठीक है। 3 to 6 लाख के जो 3 लाख है डिफरेंस का, उसके ऊपर मेरा टैक्स बनेगा 5% की रेट से। कितना बनेगा? Curious sila. ते 15,000, बाकी का बचा मेरा 1 लाख, उस पर 10% के रेट से बना कितना? 10,000। मेरा टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? 25,000, राइट। अब अगर मेरी इनकम होती है 7,35,000 तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनेगी? अब 15,000 तो रहेगी रहेगी, 10,000 की जगह पर कितना हो जाएगा? 30,500। तो ये टोटल कितना हो गया? 28,500, राइट। अब देखिए ज़रा, यहाँ मुझे 25,000 की जो रिबेट प्रोवाइड करवाता है, वो वाली रिबेट लेस करने के बाद में टैक्स लाइबिलिटी कितनी हो गई? 0। यहाँ टैक्स लाइबिलिटी कितनी इंक्रीज हो गई? 28,500। 28,500। यहाँ मेरी इनकम कितने इंक्रीज हुई? 35,000, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी बनी? 28,500, क्योंकि वहाँ 0 है और यहाँ 28,500 है, तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 28,500 की बढ़ गई, राइट। तो यहाँ पर इनकम ज़्यादा बढ़ी है और टैक्स लाइबिलिटी कम बढ़ी है, इसीलिए मेरी मास्टर रिलीफ एप्लीकेबल नहीं होगी। अब अगर यहाँ पर मेरा 7 लाख 5,000 ही होता, मान लेते, तो मेरी जो यहाँ पर इनकम बढ़ती, जो मेरा टैक्स लाइबिलिटी बनती, वो कितनी बनती? 15,000 शुरू का और 10,500, राइट। तो मेरी टोटल होती 25,500, राइट। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर कितनी है? 0, और यहाँ कितनी बन गई? 25,500, क्योंकि यहाँ पे 25,000 वाली मेरे रिबेट काम में नहीं आने वाली है। इस सिचुएशन में मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 5,000 की, और टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 25,500। तो मैं रिबेट क्लेम कर सकती हूँ बचे हुए 20,500 की। आई क्या बात समझ में? जितने से इनकम बढ़ेगी ना, टैक्स भी उतने से ही बढ़ना चाहिए। ये बेनिफिट दिया है हमें 115 BAC के मार्जिनल रिलीफ में। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अदर्स के लिए क्या रेट एप्लीकेबल है। देखिए ज़रा, फर्म और आपकी जो लोकल अथॉरिटीज़ है उन पे 30% से आप टैक्स चार्ज करेंगे, न्यू में भी ओल्ड में भी, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनीज जो है, उस डोमेस्टिक कंपनीज को ये बेनिफिट दिया गया है कि अगर उनका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 400 करोड़ को क्रॉस नहीं करता है तो टैक्स की रेट 25% हो सकती है, ओके। लेकिन अगर क्रॉस कर जाता है तो टैक्स की रेट कितनी है? 30%। फॉरेन कंपनी के केस में टैक्स की रेट है 40%, ठीक है। कुछ आपको एग्जाम्पशंस दी गई है कुछ सर्टेन कंपनीज को 115 BA, BAA एंड BAB के थ्रू। BA ने आपको दी है कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है वो चूज़ कर सकती है 25% की टैक्स रेट, लेकिन बेनिफिट्स है वहाँ पर, कुछ लॉसेस भी हैं, डिडक्शंस भी आपके कम हो गए। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जो कि 22% प्लस सरचार्ज और HAC को क्लेम कर सकती है। कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग कंपनीज है जो कि 15% की रेट से टैक्स का पे कर सकती है, लेकिन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। चलिए अब बात आती है सरचार्ज की। अलग अलग पढ़ाने की बजाय मैंने सरचार्ज में एक छोटा सा काम ये कर दिया है कि आपको दोनों ओल्ड एंड न्यू एक साथ ला के देखिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख तक की है, अभी मैं इंडिविजुअल HUF, UP, VOI और AJB की बात कर रही, अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो आपको सरचार्ज के बारे में बातें नहीं करनी, निश्चित होकर सो जाना है, ना तो ओल्ड में और ना ही न्यू में।
ठीक है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करके 1 CR तक जाती है तब दोनों में ही आपको 10% सरचार्ज का पे करना है। 1 CR से 2 CR में जाती है तो दोनों ही केसेस में आपको 15% से सरचार्ज का पे कर। बदलाव जो आने वाला है वो आने वाला है आपका 5 CR के ऊपर। अगर आपका नेटवर्थ 2 CR से 5 CR तक है तो अगेन 25% देना है दोनों जगह। अगर आपका टर्नओवर 5 CR को क्रॉस करता है, ओल्ड में सरचार्ज जाएगा 37%, जबकि न्यू में स्टिल 25% कीजिए। ओके, चल नेक्स्ट बात करते हैं सरचार्ज की। फर्म एलईपी लोकल अथॉरिटी के लिए 1 CR तक नो सरचार्ज, 1 करोड़ को क्रॉस करने पे 12%। डोमेस्टिक कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 1 CR से नो सरचार्ज, 1 CR से 10 CR तक 7%, 10 CR को क्रॉस करके 12%। फॉरेन कंपनी 1 CR तक नो सरचार्ज, 1 CR टू 10 CR 2%, 10 CR के ऊपर 5%। चलिए जी चलिए, अब बात करते हैं साहब हम अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ टैक्सेशन। इसके बारे में हमने बात ही तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, अभी सबनी में थोड़ा सा पढ़ देते हैं। 115PPE ये जो है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम, ये हायर रेट से टैक्सेबल। क्या क्या है हमारे अनडिस्क्लोज्ड इनकम, क्या क्या है? अमाउंट गॉट ऑन प्रीपेड ऑन हुंडरिंग, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, कैश क्रेडिट्स, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी के लिए समझने में इतना ही काफ़ी है। इम्प्लीकेशन ऑफ अनएक्सप्लेन्ड इनकम 115BBE। अगर आप खुद से डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब हमने पहले इसे एक्सप्लेन नहीं किया था, अभी हाथ जोड़ के आपकी शरण में आ गए हैं, आप हमें सज़ा दे दीजिए, लेकिन इसे अपना लीजिए, हमने ये जो पिछले गलती करी थी उसे हम सुधारना चाहते, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम का 60% प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अगर आपने नहीं बताया और एओ ने ज़बरदस्ती आके आपको पकड़ा है तो 10% की एडिशनल पेनल्टी लग सकती है। बाकी जो 60% टैक्स और 25% सरचार्ज और 4% HEC आपने बोला वो तो आपको देखा, आगे 10% का फ़र्क हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम राउंडिंग ऑफ की। राउंडिंग ऑफ के 2 सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन नंबर 2888 एंड 288B। 288A जो है वो आपसे बात करता है आपकी इनकम के राउंडिंग ऑफ। अगर आपकी इनकम जो है वो अनयूजुअल है, मतलब मान लीजिए आपकी जो भी इनकम है उसे आपको रखना है हमेशा 10 की मल्टी पर, कभी भी लास्ट में 8, 9, 6, 5 ऐसा नहीं आएगा, 10 के मल्टीपल्स में रहनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका जो टैक्स का अमाउंट बन रहा है वो भी 10 के मल्टीपल्स में ही बनेगा। 5 रुपये से ज़्यादा है तो उसे आप नेक्स्ट क्या करूँ, मतलब उसे आप कंप्लीट 10 बना देंगे, 5 से कम है तो उसे आप 0 बना देंगे, राइट। चल नेक्स्ट आपका चैप्टर शुरू हो रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस, इसे मैं आपको कल करके यूँ करती हूँ। आज के लिए इतना ही करेंगे। कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। जो भी आपको समझने में या फिर नोट्स में या फिर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए और बताइए। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।